ओके, तो इस वीडियो में करते हैं द ब्रिलियंट लाइफ मूवी को एक्सप्लेन। और ये कहानी थोड़ी सी हटके होने वाली है। नो मारपीट, नो लड़ाई झगड़ा, बट एक सिंपल सी स्वीट स्टोरी जिसको लिख रहा होता है एक 80 साल का बच्चा जिसका नाम होता है एरम, जो कि होता तो सिर्फ 16 साल का है, बट प्रोगेरिया डिजीज की वजह से उसकी बॉडी की एजिंग 10 गुना ज्यादा स्पीड से होने लगती है। और मूवी के स्टार्ट में ही हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एरम नाम के बच्चे से, जो कि अपनी नॉवल लिखता हुआ कह रहा होता है कि वो 16 साल के होने के बावजूद भी आज तक किसी भी स्कूल में नहीं गया। उसने अपने लाइफ की अब तक की जिंदगी घर में रहकर ही गुजारी होती है, फिर चाहे वो कंप्यूटर पर कहानियां लिखना हो या फिर टाइम पास करने के लिए बुक्स पढ़ना। उसकी जिंदगी आम बच्चों की तरह नहीं होती। वो 80 साल का एक मरता हुआ बच्चा होता है जो कि अपनी लाइफ के आखिरी दिनों में अपने पेरेंट्स की लव स्टोरी लिख रहा होता है कि कैसे वो 17 साल की एज में ही पेरेंट्स बन गए। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है उस बच्चे के पेरेंट्स के पास में, जिसमें वो अपनी मॉम मीरा के बारे में बताता हुआ कहता है कि वो एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है और उससे भी बड़े उसके 5 भाई हैं, जो कि सब उसे शिट प्रिंसेस के नाम से बुलाते हैं क्योंकि वो हमेशा ही शिट शिट कहती रहती है। तो वहीं उसके फादर डेसू अपने पेरेंट्स के एकमात्र बेटे होते हैं और वो पूरे शहर में इस वजह से मशहूर होते हैं कि उसने अपने प्रिंसिपल को फ्लाइंग किक मारी होती है टूर्नामेंट वाले दिन, जिसकी वजह से उसके गालों पर थप्पड़ों की बरसात करता है उसका कोच। और इससे भी बड़ी बात ये होती है कि उसके मॉम एंड डैड स्कूल टाइम में ही पेरेंट्स बन गए थे। और फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होती है एक पार्क में, जहाँ पर एरम अपने नेबर मिस्टर जैंग के साथ बैठकर अपने पेरेंट्स के बारे में बता रहा होता है कि किस तरह से वो नाबालिग होते हुए भी पेरेंट्स बन गए। जिस पर कमेंट करता हुआ मिस्टर जैंग कहता है कि ये उम्र ही ऐसी होती है, जवान लोग गरम खून। पक्का तुम्हारे डैड शॉक हो गए होंगे ये प्रेगनेंसी वाली बात सुनकर। जिससे कहानी एक बार फिर से शिफ्ट होती है उनके पास में, जहाँ पर डेसू मीरा का वेट कर रहा होता है एक रेस्टोरेंट में। और जब मीरा कहती है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो बुरी तरह से डर जाता है ये बात सुनकर, क्योंकि वो दोनों ही अंडर एज होते हैं और ये प्रेगनेंसी वाली बात अगर उनके पेरेंट्स को पता चले तो उन दोनों की ही जमकर धुलाई होगी। तो वही मीरा उसे मर्द बनकर जिम्मेदारी उठाने के लिए कहती है कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। और जब मीरा के फैमिली वालों को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो उसके डैड उसकी जमकर कुटाई करते हैं कि उसने उसे स्कूल पढ़ने के लिए भेजा था, ये सब करने के लिए नहीं। तो वही उसके भाई 5 पांडव बनकर डेसू को पूरे शहर में दौड़ाते हैं उसे मारने के लिए, जो कि किसी तरह से जब घर पहुंचता है तो उसके डैड भी उसका थप्पड़ों से स्वागत करते हैं, जिसे नाराज होकर डेसू घर छोड़कर चला जाता है। और फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, जहाँ पर मीरा एरम को मेडिसिन दे रही होती है उसके इलनेस के रिगार्डिंग। और खाना खाते खाते ये सब टीवी देखने लगते हैं, जिसमें एरम का इंटरव्यू आने वाला होता है रिगार्डिंग उसके शो को लेकर, जिसमें एरम की मेडिकल कंडीशन के बारे में बताया जाने वाला होता है। और उस शो का प्रोड्यूसर होता है मीरा का क्लासमेट श्योंग चैन, जो कि ऐसा करके एरम के इलाज के लिए डोनेशन इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा होता है। और इस शो के जरिए हमें पता चलता है कि डेसू एक टैक्सी ड्राइवर होता है, तो वहीं मीरा एक लॉन्ड्री में काम करती है। और ये दोनों ही बड़ी मुश्किल से एरम के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर पा रहे होते हैं। और एरम के बारे में बताया जाता है कि उस डिजीज की वजह से वो 80 साल जितने बूढ़े व्यक्ति की तरह हो गया है। न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी उसके ऑर्गन्स और बोन्स कमजोर हो गए होते हैं, इसलिए उन्हें हर हफ्ते चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और ये सारी पेनफुल बातें बताने का मेन रीजन होता है डोनेशन इकट्ठी करना, क्योंकि ये दोनों ही बड़ी मुश्किल से अपनी लाइफ जी रहे होते हैं और अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे जुटाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होता है। और इंटरव्यू के एंड में एरम की लास्ट विश बताई जाती है कि वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह जीना चाहता है ताकि वो अपने पेरेंट्स को हंसता हुआ देख सके। और अगले दिन मीरा का फ्रेंड उसे बताते हुए कहता है कि उनके शो को अब तक की हाईएस्ट रेटिंग मिली है और उसे पूरा उम्मीद है कि उन्हें काफी अच्छी डोनेशन मिलेगी। और इसी दिन एरम अपने डैड के साथ बाहर जाने के लिए कहता है कि उसे बाहर घूमने जाना है, जिसे स्टार्टिंग में डेसू मना कर देता है कि वो उसे बाहर नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसे डर होता है कि उसकी वीक इम्यूनिटी की वजह से वो कहीं बीमार न पड़ जाए। बट स्टिल जब एरम उसे फोर्स करता है तो डेसू के पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता और वो उसे अपनी टैक्सी में बिठाकर घुमाने लगता है, जिससे कुछ लोग तो एरम को पहचान कर उससे प्यार से बात करते हैं, तो वहीं कुछ लोग एरम की उस कंडीशन को देखकर उस टैक्सी में ही नहीं बैठते। और किसी तरह से जब ये दिन पूरा होता है तो डेसू अपने वाइफ मीरा को लेने के लिए जाता है, जो कि एक वक्त के लिए उसे देखकर नाराज होती है कि उसे इस तरह से एरम को बाहर नहीं लाना चाहिए था। बट सिंस कि वो बाहर आ ही गया होता है तो ये सब साथ मिलकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए एक पार्क में जाते हैं, क्योंकि वो एरम के साथ इस तरह से घर से बाहर नहीं आते। और घर आते वक्त जब एरम एक टॉयलेट में जाता है तो कुछ टीनेजर्स उसे परेशान करने लगते हैं उसके रूप को लेकर। और जब डेसू ये सब देखकर उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है तो वो सब उस पर नेगेटिव कमेंट करने लगते हैं, जिससे गुस्सा होते हुए डेसू उन सबसे लड़ने के लिए आगे जाता है। और एरम अपने डैड को एक टाइकांडो प्लेयर की तरह इमेजिन करने लगता है, क्योंकि उसने अपने प्रिंसिपल को फ्लाइंग किक जो मारी होती है। बट यहाँ पर सिचुएशन कुछ और ही होता है और वो सभी टीनेजर्स उस पर भारी पड़ जाते हैं
और एक पुलिस ऑफिसर जब वहाँ पर आता है तो डेसू उसे मार देता है फ्लाइंग किक, जिससे सीन यहाँ से शिफ्ट होती है थाने के अंदर, जहाँ पर इन्हीं सभी मामलों को लेकर बैठक हो रही होती है। और जोर देते हुए मीरा उन पुलिस ऑफिसर को समझाने की कोशिश करती है कि वो टीनेजर्स उसके बच्चे को परेशान कर रहे थे और इसीलिए उसके हस्बैंड ने ये सब किया, जिससे वो लोग उन्हें जाने देते हैं। और अगले ही दिन ये सब डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर एरम की टेस्ट करने के बाद मीरा को बताते हैं कि उन्हें एरम को एडमिट करना होगा, क्योंकि उसके ऑर्गन्स अब पहले जैसे हेल्दी नहीं होते, इवन कि उसकी ब्रेन तक प्रॉपर ब्लड तक नहीं पहुंच रही होती, जिसकी वजह से उसे और भी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है आने वाले टाइम में। जहाँ से जब ये दोनों घर वापस जाने लगते हैं तो रास्ते में लोग एरम को घूरते हुए देख रहे होते हैं, जिससे एम्बैरेस होकर वो अपनी मॉम को तेज चलने के लिए कहता है। तो वही मीरा उसे समझाते हुए कहती है कि देखने वालों को देखने दो, तुम्हें प्राउडली चलना चाहिए, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। पर जब एरम फिर भी अपनी हेजिटेशन को खत्म नहीं कर पाता तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसे सिर्फ बच्चों की तरह बिहेव करना चाहिए, ये बड़ों की तरह शेम एम्बैरेसमेंट से उसका क्या लेना देना, वो सिर्फ 16 साल का बच्चा है और उसे बड़ों की तरह नहीं सोचना चाहिए। और वो खुद की एग्जाम्पल देते हुए कहती है कि वो टीन एज में ही मॉम बन गई थी, पर उसने कभी भी दूसरों के बारे में नहीं सोचा कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसलिए उसे भी उसी की तरह खुद पर यकीन करना चाहिए, दूसरों के कुछ कहने ना कहने से उदास नहीं होते। जिससे एरम थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर घर जाकर फिर से अपनी नॉवेल्स लिखना शुरू कर देता है, जिसमें वो अपनी पेरेंट्स के बारे में लिखता है कि वो अपने होने वाले बच्चे के लिए क्या क्या विश कर रहे थे, लाइक गुड क्वालिटीज, और वो किस तरह से दिखेगा। जिसको लिखते लिखते एरम के चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाती है और यहाँ पर उस डॉक्टर की बात सच होने लगती है कि वक्त के साथ एरम की प्रॉब्लम्स और भी बढ़ेंगी, जिसके कारण एरम बेहोश होने लगता है कि उसमें आवाज लगाने तक की ताकत नहीं होती, इसलिए वो खुद को घसीटते हुए पास में रखे मेडिसिन की तरफ लेकर जाता है, जिसको लेने के बाद ही उसकी कंडीशन में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होती है। और जब ये वापस अपने बेड पर जाता है तो उसे किसी सुहा नाम की एक लड़की का मेल आता है, जो कि उसे बताती है कि उसने उसका इंटरव्यू टीवी में देखा था और वो बड़ी हिम्मत करके उसे ये मेल लिख रही है कि वो भी उसी डिजीज से सफर कर रही है और वो भी 16 साल की है और इसीलिए वो उसे अपना फ्रेंड बनाना चाहती है। और ये फ्रेंड वाली बात सुनकर तो जैसे एरम उस लड़की के बारे में इमेजिन ही करने लगता है और उसे हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है कि कोई सुहा नाम की लड़की उसकी फ्रेंड बनना चाहती है, जिससे ये पार्ट थोड़ा सा फनी हो जाता है कि एरम किस तरह से खुद को उसके साथ होने का सपना देखने लगता है और इस सपने के टूटने का इस पर क्या असर होगा ये तो भगवान ही जाने। अभी के लिए जब एरम की आंख देर रात को खुलती है तो वो अपने पेरेंट्स की बातें सुनता है, जिसमें मीरा खुद को दोष दे रही होती है एरम की इस कंडीशन के लिए कि अगर वो प्रेगनेंसी में भी रनिंग नहीं करती तो शायद एरम की कंडीशन इस तरह नहीं होती। जिसको चीयर अप करने के लिए डेसू कहता है कि उसकी मॉम भी बहुत मेहनत करती थी, अगर सिर्फ काम करने से ही ऐसी बीमारी होती है तो वो भी आज एरम की तरह होता। जिस पर जोर देते हुए मीरा कहती है कि वो कभी भी नहीं चाहती थी कि उसका बेबी पैदा हो और इसीलिए वो 2-2 किलोमीटर तक दौड़ लगाती थी, ये प्रे करते हुए कि वो प्रेगनेंसी वाली बात गलत साबित हो जाए, क्योंकि उसे भी डर होता है बदनामी का। और ये सारी बातें एरम सुन लेता है और इसे सिर्फ एक बात समझ में आती है कि उसकी मॉम उसे पैदा ही नहीं करना चाहती थी, जिसको सुनने के बाद एरम को बहुत दुख होता है और ये सारी बातें एक तरह से उसके मन में कांटे की तरह चुभ जाती है, जिससे वो अपनी लिखी हुई नॉवल को डिलीट करने के लिए आगे बढ़ता है। जिससे कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन में, जहाँ पर एरम मिस्टर जैंग के साथ बैठकर ड्रिंक पी रहा होता है, नॉट एग्जैक्टली अल्कोहल टू बी एग्जैक्ट, बट इसके मन में ये क्यूरियोसिटी जरूर होती है कि अल्कोहल का टेस्ट कैसा होता होगा, जिसका आंसर देते हुए मिस्टर जैंग कहता है बहुत कड़वा, इसलिए तुम बड़े होने पर इसे मत पीना। जिस पर एरम फिर से उससे पूछता है तो फिर वो क्यों पी रहा है, जिस पर मिस्टर जैंग रिप्लाई करता हुआ कहता है कि लाइफ भी बहुत कड़वी है और इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जीना ही छोड़ दें। और इस फिलोसॉफिकल टीचिंग का एरम पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि वो अपनी पेरेंट्स की सिचुएशन को समझकर अपनी मॉम की कही हुई बातों को भुला देता है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होती है एक हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर एरम को शिफ्ट किया जा रहा होता है एज पर डॉक्टर्स रिकमेंडेशन। पर एरम यहाँ पर अकेला बच्चा नहीं होता, बल्कि यहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि एग्जैक्टली उसके जैसे तो नहीं होते पर बीमार होते हैं। और सेम ही दिन मीरा का फ्रेंड कुछ गिफ्ट लेकर हॉस्पिटल आता है, जो कि उसे बताता है कि वो सारे गिफ्ट्स व्यूवर्स ने भेजे हैं एरम की फास्टर रिकवरी के लिए, और वो उसे डोनेशन से इकट्ठे हुए अमाउंट के बारे में भी बताता है, जिसमें किसी ने सबसे ज्यादा अमाउंट $10,000 डोनेट किए होते हैं, जिसके लिए डेसू कहता है कि उन्हें उस पर्सन के घर जाकर उस पर्सन का शुक्रिया अदा करना चाहिए उस डोनेशन के लिए। जिस पर मीरा कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उस पर्सन ने अपनी आइडेंटिटी हाइड करवाई होती है ताकि ये लोग उस तक ना पहुंच सके, बट आगे चलकर हमें उस पर्सन के बारे में जरूर जानने को मिलेगा। अभी के लिए ऑलमोस्ट 5 दिन बाद एरम उस ऑनलाइन मेल का रिप्लाई करता है कि उसे खुशी है कि वो उसका फ्रेंड बनना चाहती है और साथ ही ये भी उसे गुड लक कहता है उसकी सर्जरी के लिए, जिससे ये दोनों ही अब कंटिन्यूअसली बातें करने लगते हैं, जहाँ पर ऑलमोस्ट हर दिन एरम अपनी रूटीन के बारे में उसे बताता रहता है, तो वहीं वो भी उसे गुड विशेस लिखती हुई अपने बारे में बताने लगती है, जिससे एरम काफी खुश होता है कि वो फाइनली एक फ्रेंड बना पाया।
और इस खुशी का असर उसके हेल्थ पर भी होता है, जो कि उसकी रिकवरी में हेल्प करती है, जिससे ये कुछ और एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि उसकी ये न्यू फ्रेंड उसे देख सके। और एरम इस प्रोड्यूसर को थैंक यू कहता है उसका मेल एड्रेस सुहा को देने के लिए, जिस पर ये प्रोड्यूसर कुछ समझ नहीं पाता क्योंकि इसने उसकी कोई भी पर्सनल डिटेल्स किसी को भी नहीं दी होती, जिससे ये अपने बाकी के मेंबर्स की क्लास लगाने की बात करता है कि वो उन सबको डांटेगा ऐसा करने के लिए, जिस पर एरम मना कर देता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, बल्कि उसे खुशी है इस बात की कि वो उनके जरिए एक फ्रेंड बना पाया। और सीन जब यहाँ से शिफ्ट होती है हॉस्पिटल के अंदर, तो एरम अपनी मॉम के बैग में कुछ प्रेगनेंसी पिल्स देखता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, बट यही बात वो एरम को नहीं बताती और इस बात को छुपाने के लिए वो उसे झूठ बोलती है कि वो सिर्फ अपने हेल्थ के लिए वो मेडिसिन ले रही है। तो वही डेसू अपने काम के लिए एक बॉडीगार्ड बनकर जाता है एक पॉप स्टार के कॉन्सर्ट में, जो कि एक तरह से उसकी फेवरेट एक्ट्रेस भी होती है। और डेसू को टीवी में देखकर थोड़ी सी उदास होती है मीरा, क्योंकि वो उन पॉप स्टार्स के कंपैरिजन में इतनी अच्छी नहीं लगती, जिसको उदास देखकर एरम उसकी एक फोटो खींच लेता है और उस पर डूडल्स करता हुआ उसे एक एंजल बना देता है ताकि वो अपनी मॉम को खुश कर सके। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन में, जहाँ पर एरम से मिलने के लिए आता है सियोंग चैन और उससे सुहा के बारे में पूछता है कि क्या उसका कोई कॉन्टैक्ट डिटेल है उसके पास। एक तरह से ये उससे झूठ बोलता है कि वो उसे उसके अगले एपिसोड में बुलाना चाहता है और इस तरह से वो भी उसे देख पाएगा, जबकि असल में ये चेक करना चाहता है कि उस बच्चे की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है, क्योंकि उसके किसी भी मेंबर्स ने सुहा नाम की लड़की को एरम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं दिए होते। और अगले दिन एरम की एक और वीडियो रिकॉर्ड की जाती है ताकि उसके लिए कुछ डोनेशंस इकट्ठी की जा सके, जो कि जब खांसने लगता है तो उसको रेस्ट देकर उसके अंकल मिस्टर जैंग की रिकॉर्डिंग शुरू की जाती है, जो कि हमेशा ही ये कंप्लेन करते रहते हैं कि उन्हें भी टीवी में आना है, जो कि कैमरे के सामने जाते ही कुछ ठीक से बोल नहीं पाते। और शूटिंग खत्म करने के बाद जब एरम फिर से अपने वार्ड में जाता है तो डॉक्टर उसे मना कर देते हैं कहीं पर भी जाने के लिए, ये कहते हुए कि अब वो इस हाल में नहीं है कि वो आउटर एटमॉस्फेयर में जा सके, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अभी इतनी वीक हो चुकी होती है कि अगर वो एक बार भी बीमार हुआ तो उसे बचाया नहीं जा सकता। इवन कि उसे पढ़ने लिखने से भी मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि ऐसा करने पर उसकी आंखों पर जोर पड़ेगा, जिससे ये सुहा को एक लास्ट मेल भेजता है, ये कहते हुए कि उसकी आंखें कमजोर हो रही हैं और इसीलिए वो उसे देखना चाहता है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जिससे सुहा इसे अपना चेहरा तो नहीं दिखाती बट अपने हाथ का एक फोटो जरूर भेजती है, ये कहते हुए कि वो शाय है। और इस फोटो को देखते हुए एरन सोचने लगता है कि अगर वो हेल्दी होता तो उसके साथ बाहर जा पाता एक नॉर्मल बच्चे की तरह। और सुहा के एक क्वेश्चन का रिप्लाई करते हुए कहता है कि लाइफ का मतलब क्या है उसके लिए और कब उसे लगता है कि वो जी रहा है, जैसे कि जब वो बच्चों को खेलता हुआ देखता है तो उसे लगता है कि वो जी रहा है, जब वो धूप में सूखे कपड़ों की स्मेल लेता है तो उसे लगता है कि वो जी रहा है, और जब वो ग्रैंडमा को अपने बच्चों को प्यार करते हुए देखता है तो उसे खुशी का एहसास होता है। और उस मेल के बाद सुहा एरम को कोई भी मैसेज नहीं करती है, जिससे ये थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि वो उसके मेल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही। और कुछ और हफ्ते बीतने पर भी जब कोई रिप्लाई नहीं आता तो एरम डिप्रेस हो जाता है और इस डिप्रेशन का उसकी हेल्थ पर इतना नेगेटिव असर पड़ता है कि डॉक्टर्स को उसे आईवी ड्रॉप्स लगाने पड़ते हैं उसके कंडीशन को देखकर, जिससे एरम उस डॉक्टर को डायरेक्टली पूछता है कि वो कितने दिन बाद मरने वाला है, जिससे स्टार्टिंग में तो वो डॉक्टर इग्नोर करता है कि उसे इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, बट एरम के फोर्स करने पर उसे बताना ही पड़ता है कि 1 या 2 महीने तक वो मैक्सिमम जिएगा। और इस बात पर एरम उदास नहीं होता बल्कि अपनी लाइफ को खुलकर जीने की कोशिश करता है ताकि वो उसे किसी भी बात की रिग्रेट ना हो। और वो अपने अंकल मिस्टर जोंग को एक लास्ट विश बताता हुआ कहता है कि वो अल्कोहल पीना चाहता है, जिस पर नाराज होते हुए मिस्टर जोंग कहते हैं कि उसे इस तरह से मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसके सामने एक पूरी जिंदगी पड़ी है और वो जल्दी ही ठीक होकर एक नॉर्मल लाइफ जिएगा। तो वही वो प्रोड्यूसर मीरा को सुहा नाम की लड़की की सच्चाई बताते हुए कहता है कि वो एक फिल्म डायरेक्टर है जो कि सुहा बनकर एरम को मेल्स भेज रहा था, जिस पर गुस्सा होते हुए मीरा कहती है कि क्या उसने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है, वो इस तरह से उसके बच्चे के फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकता, जिसका आंसर देते हुए सियोंग कहता है कि उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने का कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा कोई भी कानून नहीं बना जो कि झूठ बोलने पर सजा दे सके। और ये सारी बातें सुन लेता है एरम, जो कि बुरी तरह से टूट जाता है कि जिसको उसने अपना फ्रेंड समझा उसने उसे झूठ बोला, और ये सारी बातों का एक ह्यूज इम्पैक्ट पड़ता है उसके बिहेवियर का, जिससे वो चिड़चिड़ा हो जाता है। और जब उसके पेरेंट्स उसे मेडिसिन लेने के लिए कहते हैं तो वो और भी चिढ़ जाता है कि जब वो मरने ही वाला है तो इन सब का क्या फायदा, वो अपनी लाइफ की लास्ट स्टेज में अपनी मन की करना चाहता है, किसी और की नहीं। और ये सारी बातें उसके डैड को बुरी तरह से चोट पहुंचाती है कि वो अकेले में जाकर रोने लगता है, और उसे ऐसा करता देख मीरा उसे समझाने की कोशिश करती है, जिससे सीन यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन में, जहाँ पर एरम सुहा को माफ कर देता है उसके झूठ बोलने को लेकर और उसे गुड बाय कहकर अपने विशेष को पूरा करने के लिए निकल जाता है। और रात को जब ये एक पार्क में जाता है तो ये बुरी तरह से रोने लगता है कि सुहा ने उसे झूठ बोला। बेचारा बच्चा बुरी तरह से टूट जाता है इस बात को लेकर, जिससे उसके डैड थोड़ा सा डर जाते हैं कि कहीं उसे कोई पेन तो नहीं हो रही,
जिससे एरम उसे झूठ बोलता है कि वो खुश है इसलिए रो रहा है और ये पार्क में रुककर तारों को देखने लगते हैं। और एक टूटते हुए तारे को देखकर एरम विश करता है कि उसका होने वाला भाई उसके जैसा बीमार ना हो। और इसकी ऐसा करते ही इसकी आई साइट चली जाती है और वो अपने डैड को बताता है कि वो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, जिससे ये डरते हुए उसे उठाकर सीधा हॉस्पिटल लेकर भागता है, जहाँ पर डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि स्ट्रेस लेने की वजह से उसकी आंखों की आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी हैं। और उनसे पूछता है कि क्या एरम को किसी बात का बुरा लगा है, कोई साइकोलॉजिकल पेन, क्या किसी ने उसे कोई गलत बात कही है जिससे वो नाराज हो गया है। जिससे मेरा डेसू को वो मेल वाली बात बता देती है और यहाँ से डेसू गुस्से में उस डायरेक्टर को मारने के लिए जाता है और वहाँ पर मौजूद स्क्रिप्ट्स को पढ़कर उस पर्सन की अच्छी खासी धुलाई कर देता है अपने बच्चे की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करने के लिए। पर जब देखता है कि वो पर्सन एक क्रिपल्ड है तो वो उसे और नहीं मारता और अपनी भड़ास निकालने के लिए दीवार पर घूसों की बरसात करने लगता है। और फिर यहाँ से निकलकर वो अपने डैड से मिलने के लिए जाता है, जिनका घर वो 17 साल की उम्र में छोड़ आया था। जिससे स्टार्टिंग में तो ये दोनों ही ठीक से बात नहीं करते क्योंकि डेसू झिझक रहा होता है उससे बात करने के लिए। पर जब ये नोटिस करता है कि वो $10,000 उसके डैड ने ही भेजा था एज ए डोनेशन, तो वो रोने लगता है कि वो अपने डैड को कभी भी नहीं समझ पाया और उनसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है, जिससे ये पार्ट थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। और उसके डैड उसे माफ करते हुए उसे एक टोपी देते हैं अपने ग्रैंडसन के लिए, जिसको लेकर डेसू जब वापस हॉस्पिटल जाता है तो उसकी वाइफ उसे और काम पर जाने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसे एरम के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए क्योंकि उसके पास और टाइम नहीं बचा। जिससे ये ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं एरम के साथ ताकि उसे अकेलापन महसूस न हो। और साथ ही मिस्टर जैंग भी उसकी लास्ट विश को पूरी करता है उसे अल्कोहल चढ़ाकर। और टाइम के निकलने के साथ साथ एरम और भी कमजोर होता जाता है कि उसे आईसीयू में शिफ्ट करनी पड़ती है। और डेसू उसे बताता है कि उनके पास बहुत डोनेशन इकट्ठा हुआ है और अगर उसे कुछ भी चाहिए तो वो उसे बता सकता है। जिस पर एरम कहता है कि उसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, इंस्टेड वो एक जगह पर जाना चाहता है इस न्यू ईयर में ताकि वो न्यू ईयर की बेल सुन सके। जिससे ये लोग उसे मना कर देते हैं कि जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो वो उसे लेकर जरूर जाएंगे। जिससे एरम कहता है कि क्या वो अपने मरते हुए बच्चे की लास्ट विश पूरी नहीं करेंगे। और साथ ही वो उसे अपने नॉवल को प्रिंट करवाने के लिए कहता है जो कि उसने उन दोनों के लाइफ पर लिखी होती है। पर एरम उसे एक प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि वो उसे अभी नहीं पढ़ेगा। बट जब डेसू खुद के बारे में लिखा हुआ पाता है तो वो खुद को रोक नहीं पाता उसे पढ़ने से और सब कुछ पढ़ता हुआ वो रोने लगता है। जिससे ये भी वापस जाकर उसे झूठ बोलता है कि सुहा ने उसके लिए एक मेल भेजा है और अपनी कहानी बनाकर उसे कहने लगता है कि वो अमेरिका में रहती है और वहाँ पर बर्फ पड़ रही है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर जब एरम यही सारी बातों को फिर से रिपीट करने के लिए कहता है तो वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि झूठ को कोई सेम टू सेम रिपीट नहीं कर सकता। और ये बात जानते हुए कि सुहा नाम की कोई लड़की एग्जिस्ट नहीं करती, वो अपने डैड को एक मेल टाइप करने के लिए कहता है जिसमें वो अपनी बचपन की यादें बताता हुआ कहता है कि किस तरह से उसके डैड उसका ध्यान रखा करते थे, कितनी सेक्रीफाइस करके वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। उसकी मॉम और डैड उसके लिए हीरो हैं और वो सुहा के जरिए अपने डैड को गुड बाय कहता है कि वो उसके लिए अब और मेल नहीं लिख पाएगा, बट तुम मुझे भूल मत जाना, मुझसे नाराज मत होना। और ये सारी बातें सीधा डेसू के दिल में उतर जाती हैं, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाता रोने से। और अगले दिन वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है एरम को डिस्चार्ज करने के लिए ताकि वो उसकी लास्ट विश को पूरी करने के लिए उसे न्यू ईयर पर बाहर ले जा सके। जिससे कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है न्यू ईयर वाले दिन, जहाँ पर ये सभी एक जगह की ओर जा रहे होते हैं एरम की विश को पूरी करने। बट ट्रैफिक की वजह से इनकी गाड़ी रास्ते में ही फंस जाती है, इसलिए एरम अपनी मॉम से बातें करने लगता है कि वो बेबी को ये बात जरूर बताए कि उसके बड़े भाई ने उसके सर पर हाथ रखी थी और बताता है कि उसने शूटिंग स्टार को देखते हुए अपने लिए एक छोटे भाई की विश की थी। और ये सारी बात सुनते हुए मीरा इमोशनल हो जाती है और उसे कहती है कि वो इस बात को छुपाना नहीं चाहती थी। जिस पर एरम कहता है कि वो उसे नाराज नहीं है और वो अपनी मॉम को एक गिफ्ट देता है, ये कहते हुए कि वो उसे उसके बर्थडे पर देना चाहता था पर अब शायद उसके पास इतना टाइम नहीं बचा। और वो अपने लिखे हुए नॉवल को पढ़ने के लिए कहता है जिसमें उसने उन दोनों के बारे में लिखा होता है। जिससे कहानी एक लास्ट बार शिफ्ट होती है इनके पास में, जिससे हमें पता चलता है कि ये पहली बार कहाँ मिले होंगे। जिसको पढ़ते हुए मीरा काफी इमोशनल हो जाती है और उसे थैंक यू कहती है इतना खूबसूरत गिफ्ट देने के लिए। और एरम इस न्यू ईयर वाले दिन ही उन सबको छोड़कर चला जाता है, जिससे उसकी लास्ट विश कभी भी फुलफिल नहीं हो पाती। और लास्ट में हमें एरम की एक और क्लिप दिखाई जाती है जिसमें वो कहता है कि अगर वो फिर से पैदा हुआ तो वो एक डैड बनना चाहता है क्योंकि ऐसा करके ही वो समझ पाएगा कि उसके जैसे बच्चे का डैड होना कैसा होता है। और मूवी यहाँ पर हो जाती है खत्म। और अब बात करें इस मूवी की तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है, जैसे कि छोटी छोटी चीजों में किस तरह से खुशियाँ ढूंढी जाती हैं और किस तरह से हम अपने लाइफ में किसी को माफ करके ही आगे बढ़ सकते हैं। एंड आई होप you guys enjoyed this story and I wish you all a very happy new year and may you find a peace and happiness and a purpose to live। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। Till then, take care, see ya।